हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। ओके, तो जस्ट इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बताता हूँ। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या कोई सिस्टम प्रोसेस कर रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ या रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ आपस में एक्सचेंज होता रहता है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, लाइक कंसंट्रेशन, लाइक वॉल्यूम, लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा टाइम के साथ अनचेंज दिखाई देगी। टाइम के साथ उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। मीन्स आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे फिक्स हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप कितनी भी टाइम तक रिएक्शन को प्रोसीड करो उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये रहता है आपका इक्विलिब्रियम कि अगर हम केमिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो हमारे पास डेफिनेशन रहती है कि इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। कि जितना एक टाइम के बाद जितना प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने की रेट है उतनी ही आपके वापस से रिएक्टेंट बनने की रेट हो जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इक्विलिब्रियम क्या है आपके पास? जनरली द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ओके, इस कंडीशन में टाइम के साथ लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम एटसेट्रा के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट अराइज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है लाइक इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में फेज ट्रांजिशन या फेज ट्रांसफर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है। अब फेज ट्रांसफर में सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना, लिक्विड का गैस के अंदर, या फिर सॉलिड का डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज होना। तो ये सबसे डेली यूज के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहते हैं आपके इक्विलिब्रियम के अंदर। देख लेते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं? मींस उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो अनडिस्टर्ब रह रहा है, बट उसकी स्टेट आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक अगर वाटर मॉलिक्यूल 3 स्टेट्स होती है उसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड आइस, और तीनों के ही अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल केमिकल कंस्टिट्यूट है वो आपका कोई चेंज नहीं होता है, बस उसकी स्टेट आपकी चेंज होती है। एक के अंदर वो सॉलिड है, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में गैस। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके अंदर स्टडी करेंगे? फर्स्ट सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन या सॉलिड टू लिक्विड फेज ट्रांसफर, सेकंड लिक्विड टू गैस एंड थर्ड वन इज गैस सॉलिड और सॉलिड गैस। वाइस वर्सा रहता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड और गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास रहता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा आपका, एक सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, किसी भी सॉलिड का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइक वाटर के लिए वो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। एट द 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप वाटर को हिट दोगे तो वो अपना फेज ट्रांसफर करेगा, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट उसी टेम्परेचर पे ये भी होता है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप होने के बाद, यानी कि कुछ अमाउंट में लिक्विड डेवलप होने के बाद और कुछ अमाउंट में आपके सॉलिड रहने के बाद एक स्टेट ऐसे आते हैं कि अब उससे ज्यादा अगर आपका आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उतना ही लिक्विड वापस से आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको आइसोलेट करके रखें तो। ठीक है, तो आइस एंड वाटर इज देन आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क। मींस अगर आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क है, लाइक चैप्टर नंबर 6 हमने क्या पढ़ा था? आइसोलेटेड कंडीशन मींस हीट प्लस मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा। उस कंडीशन में आइस एंड वाटर आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहेंगे। ये जो एरो है या ये जो सिंबल मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट का सिंबल है। दिस वन डबल हाफ एरो। ओके, एक की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, एक की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए सिंबल कहते हैं। काफी जगह आप हमें इस यूज करेंगे। दिस आइस ब्रैकेट के अंदर सॉलिड, इक्विलिब्रियम विद वाटर ब्रैकेट के अंदर है एल मींस लिक्विड। ओके,
So for any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phase are at equilibrium is called normal melting point or normal freezing point. अगर वो solid से liquid में convert हो रहा है तो हम कहेंगे normal melting point. बस वाइस बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसको अंडरलाइन करके रखिए, व्हाट इज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है. अब सेकंड आपके पास प्रोसेस है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम या फिर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, वाइस वर्सा रहता है आपके पास. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन मींस लिक्विड से वेपर बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो वो किस पॉइंट के ऊपर होगा उसे हम कहेंगे इवापोरेशन प्रोसेस. तो रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन. वापस गैस से आपको लिक्विड बनाना था, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर वेपर से लिक्विड बनाना है, ओके, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस. लाइक नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि सी वाटर आपका वेपराइज होता है एंड देन वापस से वो वेपराइज वाटर इन द रेन प्रोसेस आपके अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स. तो वो बारिश की बूंदों के रूप में आपके अर्थ सरफेस पे आता है, ओके. तो रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. सो H2O जो लिक्विड है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा H2O वेपर के साथ. तो एट इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, प्रेशर जो है वो भी जो वाटर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका प्रेजेंट होगा वो आपका सेम देखने को मिलेगा. एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ओके, गिवन टेम्परेचर पर जो भी वाटर वेपर लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, तो वेपर प्रेशर भी आपका कांस्टेंट रहेगा. एंड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके लिक्विड के अंदर, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे, उतने ही ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल आपके सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेंगे. इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो मॉलिक्यूल ऑफ वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो वो प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करेंगे, ओके. तो फॉर any liquid at 1 atm pressure the temperature at which liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point. तो इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लो. for any liquid at 1 atm pressure the temperature at which liquid and vapors are equilibrium is called normal boiling point of the liquid, and boiling point depend on atmospheric pressure and on altitude of a place. ये boiling point किस पे डिपेंड करता है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और वो कितनी ऊंचाई पर है. कोई जिस प्लेस पे आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहे हो वो प्लेस सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे प्रेजेंट है. जैसे जैसे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. लेकिन अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे, फॉर एग्जांपल वैक्यूम लगा के आपने प्रेशर रिड्यूस किया, तो वो लिक्विड लो टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे ही बॉईल होना स्टार्ट होगा. इसलिए इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर अटेन करने से बचने के लिए हम लोग वैक्यूम की हेल्प लेकर के एक लो प्रेशर जनरेट करते हैं. इससे क्या होता है कि जो भी लिक्विड है वो लोअर अपने एक्चुअल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाता है, ओके. तो इससे हमें एनर्जी की बचत होती है, एनर्जी हम सेव करते हैं. थर्ड आपके पास है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. इसमें क्या होगा, आपका सॉलिड डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. मींस एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ सब्लिमेशन, राइट. जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में जाता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली टू वेपर और गैसेस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सब्लिमेशन. तो रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ रहा है तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन. फॉर एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें फर्स्ट रहता है आपका आयोडीन. आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं वॉलेट कलर के अंदर. तो जो आयोडीन है वो आपका रहता है सॉलिड में और ये जस्ट ये डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. मींस आयोडीन सॉलिड एट इक्विलिब्रियम विद आयोडीन वेपर एट दिस
स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, इसका लिए भी कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर ये सॉलिड वेपर आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसी टाइप से सेकंड आपके पास है कैम्फोर, कपूर, जो हम पूजा के लिए यूज में लेते हैं। ओके, तो कैम्फोर जो कि सॉलिड होता है, वो डायरेक्टली जब हम इसे बर्न करें या हीट करें तो ये कैम्फोर से कैम्फोर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड है, अगर आप इसे जस्ट हीट करोगे तो ये आपके वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तीनों ही एग्जांपल आपको याद रखने हैं, आयोडीन, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा नैफ्थलीन भी आपका सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, एंथ्रासिन भी सॉलिड टू वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फोर्थ आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है या गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है या फिर गैस और एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम है तो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी कुछ अमाउंट तक। ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो भी देखेंगे। तो ये जो वर्ड है डिसोल्यूशन मींस डिसॉल्व होना, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, उसे कहेंगे सॉलिड लिक्विड डिसोल्यूशन, या फिर गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना उसे कहेंगे गैस लिक्विड डिसोल्यूशन। तो पहला जो इसके अंदर है सॉलिड्स इन लिक्विड, लाइक एग्जांपल इसके डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड डिसोल्यूशन। एट इक्विलिब्रियम इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस अब और ज्यादा शुगर आप वाटर के अंदर ऐड नहीं कर पाओगे। अगर वाटर ज्यादा शुगर डालोगे तो वो अनडिसॉल्व रहेगी, यानी डिसॉल्व नहीं होगी। ओके, तो शुगर सॉल्यूशन वर्सेस शुगर सॉलिड, ये आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। आपने भी देखा होगा जब भी आप लाइक रसना बनाते हो, या फिर हम उससे और भी कह सकते हैं आप अपने लिए शुगर सॉल्यूशन बनाते हो पीने के लिए ठंडी के दिनों में। ओके, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, शुगर को वाटर में ऐड करते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून शुगर डालते हैं। तो होता है क्या है कि 1 टीस्पून शुगर पूरा का पूरा उसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर हम 2 टीस्पून डालें या 3 टीस्पून शुगर डालें तो हो सकता है कि आपका जो शुगर है वो डिसोसिएट ना हो, वो अनडिसॉल्व कंडीशन में आपको दिखाई दे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी एक सैचुरेशन कंडीशन होती है कि भाई 1 लीटर या जो आपका वाटर है वो 50 ग्राम शुगर को ही डिसॉल्व कर सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, फिर ज्यादा शुगर डालोगे तो वो अनडिसॉल्व दिखाई देगा। तो वही कंडीशन है कि शुगर सॉल्यूशन एंड शुगर सॉलिड आपके इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कब, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा शुगर डालोगे। एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर आपको देखने को मिलेगा। मींस एक पर्टिकुलर हद से ज्यादा शुगर डालोगे तो फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से गैसेस इन लिक्विड्स, गैसेस इन लिक्विड, गैसेस लिक्विड के अंदर मिक्स होती है, बट ये भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा गैस मिक्स नहीं होते। उसके जैसे कि 1 लीटर लिक्विड के अंदर हो सकता है कि 10 ग्राम आप O2 ऑक्सीजन को नहीं डिसॉल्व हो पा रही, और उससे ज्यादा ऑक्सीजन को अगर हम डिसॉल्व करें तो वापस से वो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वापस से डिसोसिएट होकर बाहर आ जाएगी। एक बन रहा है सॉल्यूशन, एक बन रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैसेस। डिसोल्यूशन मींस सॉल्यूशन से वापस वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे है द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डेफिनेटली अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे एक क्लोज्ड वेसल के अंदर किसी गैस को लिक्विड में ऐड करोगे विद द प्रेशर तो वो मिक्स होता जाएगा, लेकिन जैसे प्रेशर हटाओगे वो गैस सारी बाहर निकलेगी। जैसे सोडा वाटर की बोतल है हमारे पास, या फिर लाइक पेप्सी, लिम्का, कोका कोला एटसेट्रा, ये सारे जो बेवरेज बोतल्स है उनके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशराइज्ड मोड के अंदर वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस is proportional to pressure of the gas over the liquid. There is equilibrium between molecules in gaseous state and molecules dissolve in liquid under a pressure. इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है कि जितने मॉलिक्यूल भी आपके डिसॉल्व है वो और जो मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर है उनके जो मॉलिक्यूल अनडिसॉल्व है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होता है एट द प्रेशर।
अब देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें जाना है, तो जस्ट 1 मिनट। इसमें भी एग्जांपल है, लाइक सोडा वाटर बोतल इन विच CO2 इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। तो गैस इक्विलिब्रियम विथ गैस सॉल्यूशन, CO2 गैस है, इक्विलिब्रियम है CO2 इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर CO2 जो भी मिक्स है उसके साथ इक्विलिब्रियम में। दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है, व्हाट इज द हेनरी लॉ, कई बार पूछा जाता है। तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व होने का जो अमाउंट है वो पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होता है उसके प्रेशर पे। मींस द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस आपकी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। तो यही है, which state that the mass of gas dissolved in given mass of solvent at any temperature is proportional to pressure of the gas above the solvent। ओके, किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर, कि कितना मास किसी गैस का गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मींस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, और उसमें इक्विलिब्रियम 2 टाइप के रहेंगे, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल प्रोसेस के अंदर कोई इक्विलिब्रियम है, मींस क्या हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक A प्लस B आपका इक्विलिब्रियम में है लाइक C प्लस D से, मींस A और B क्या कराएंगे, आपका रिएक्टेंट और C प्लस D आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। ओके, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो इसमें सिस्टम आपका मूव करता हुआ दिखाई देगा, सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे, लाइक A प्लस बी टू C प्लस D बन रहा है। फिर से अगर ज्यादा अमाउंट में C प्लस D बन रहा है तो वो वापस से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन, कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हो। तो ये दोनों आपकी इक्वल रहेगी, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन आल्सो अटेंड एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस रिएक्शन ऑकर बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। When the rate of forward and reverse reaction become equal, concentration of reactant and product remain constant। उस कंडीशन में क्या होगी, अगर rate of forward direction equals to rate का R, rate of backward direction, ये दोनों इक्वल है, तो concentration of reactant and concentration of product कांस्टेंट रहेंगे टाइम के साथ, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एंड दिस इज द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज अ डायनेमिक नेचर, मींस मूव होते हुए दिखाई दे रहे, इसलिए हम कहते हैं डायनेमिक नेचर। एट इक्विलिब्रियम स्टेज द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, हमेशा मूव होता हुआ दिखाई देता है। कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है, वो वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है, लेकिन ये स्टॉप नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं डायनेमिक इन नेचर। एट इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इंस्टेड द रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड प्रोडक्ट गिव द ओरिजिनल रिएक्टेंट इन बैकवर्ड रिएक्शन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल एंड देयर इज नो नेट चेंज इन कंपोजिशन। ओके, देयर इज नो नेट चेंज इन कंपोजिशन। तो ये रिएक्शन रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं हो जाती, इट इज द रेगुलरली इन प्रोसेस। बट होता क्या है, जितने अमाउंट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वापस से उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मीन आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पर। ओके, अब है आपके पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं, इसे मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड यहाँ पर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में सबस्क्रिप्ट C जोड़ देते हैं। ओके, तो ये क्या, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ
और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। यही है, एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन produced raised to respective stoichiometric coefficient in balanced chemical equation divided by product of concentration of reactant raised to their individual stoichiometric coefficient in balanced chemical equation has a constant value। अब ये क्या बोलना चाह रहा पूरा वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है लाइक इस A प्लस बी से आपको क्या बन रहा है C प्लस डी। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को मैं लिखूंगा आर एफ, प्रोपोर्शनल रहेगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो आर एफ इक्वल टू हो जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मुझे लगाना पड़ेगा के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन प्रोपोर्शनली होता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो रिएक्टेंट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है ए और बी, तो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसी टाइप से अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आर बी लिखूंगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू, अगर ये रेट यू जा रहा है तो किसके ऊपर मींस रिएक्शन आपका रिवर्स हो रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो उस कंडीशन में जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में देखो रिएक्ट कौन कौन है, सी और डी है। मींस इस डायरेक्शन में जा रही है तो पीछे कौन है, टेल में कौन है, सी और डी, तो सी और डी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आर बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ डी। ओके, तो आर बी आपका क्या हो जाएगा, आर बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, आपके पास आएगा के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का शॉर्ट फॉर्म है EQM, इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, आर बी इक्वल्स टू आर एफ इक्वल्स टू आर बी। इन दोनों को अगर आप हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक अलग इक्वेशन बन के आएगी, लाइक किस टाइप से आएगी देख लेते हैं। आर एफ की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ पे आर एफ की वैल्यू जो थी के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो यहाँ पे आपको लिखना है के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू आर बी की वैल्यू के बी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब आपको क्या करना है, A और B को राइट साइड में प्लेस्ड कर दो, यानी राइट साइड के अंदर भेज दो, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस KB को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो यहाँ लेफ्ट साइड में KF तो पहले से था ही अपॉन KB। ओके, अब ये के अपॉन के बी, इन दोनों इसको हम अज्यूम करते या मान लेते, ये हो गया आपका केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी कुल मिला के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही कहना चाह रहा है, अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर आपके पास एक स्पीसीज है, ए की आपके पास स्मॉल ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और बी मॉलिक्यूल्स के आपके पास स्मॉल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक ए के आपके पास 3 है, बी के आपके पास 4 है, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफिशिएंट, कितने मोल के अंदर ए है कितने मोल में बी है। तो ए स्मॉल बी क्या है, कॉफिशिएंट, तो यहीं पे लिखा है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम विद स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये स्मॉल ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्पीसीज। तो आपके पास ये जो जस्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर रिलेटेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, द कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर रिलेटेड बाय द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लाइक Kc जो कि कांस्टेंट है इक्वल्स टू ये आ जाएगा। देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है
तो वो नंबर ऑफ मोल्स पावर में चले जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स बस आपको क्या करना है, अगर आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं तो वो मोल जिस स्पीसीज के साथ अटैच्ड है बस उसकी उस स्पीसीज के ऊपर वो नंबर ऑफ मोल को पावर में बैठा दो। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी। ये आपके पास आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आया, ये है आपका, दिस वन इज द पर्टिकुलरली जस्ट 1 मिनट। ये आपके पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। ओके, अब वेयर केसी क्या है, वेयर केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और हर इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इसे फाइंड आउट करना पड़ता है। सब स्क्रिप्ट सी क्या इंडिकेट कर रहा है, द सब स्क्रिप्ट सी इंडिकेट दैट केसी एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर लीटर। सी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो आपको मोल पर लीटर में रखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये बता रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन आपका जो है वो प्रोपोर्शनलिटी रहता है, आपके प्रोपोर्शनलिटी रहेगा इनिशियल रिएक्टेंट के। लाइक जैसे मैंने बोला कि ए प्लस बी टेंड्स टू सी प्लस डी, तो एट प्रेजेंट टाइम रिएक्शन कहां से कहां हो रही है आपकी, देखो जो एरो का निशान है, एरो का निशान है उसमें टेल पे कौन से मॉलिक्यूल से ए और बी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन अगर मुझे रखना है तो आर एफ रखना है, तो मैं लिखूंगा आर एफ प्रोपोर्शनल टू टेल पे कौन कौन ए और बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए और स्मॉल बी है तो कंसंट्रेशन के ऊपर स्मॉल ए और स्मॉल बी आप पावर लगा दोगे। ओके, इसी टाइप से एक रिएक्शन है लाइक सी प्लस डी, वापस से आपका क्या बन रहा है ए प्लस बी। तो इस कंडीशन में देखो टेल की डायरेक्शन में कौन कौन से मॉलिक्यूल है, सी एंड डी, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। और अगर इसके स्मॉल सी मॉलिक्यूल है, इसके स्मॉल डी मोल्स है, तो ये बस स्मॉल सी और स्मॉल डी आपके पास एज अ पावर में चले जाएंगे। ओके, तो ये इतना आपको याद रखना है। तो आर एफ, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा लाइक के एफ, आरबी की जगह लाइक के बी। एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू आर बी रहेगा आपके पास, आर एफ इक्वल टू आर बी वैल्यू पुट करो तो के एफ ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इक्वल टू के बी सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर सी। अब के एफ अपॉन के बी कर दो। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन अपन रिवर्स डायरेक्शन वाले कांस्टेंट को आपस में डिवाइड में रखो तो इक्वल टू आएगा सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। और इस पूरे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं कि के एफ अपॉन के बी को हम बोलेंगे के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के अंदर है तब। ओके, अब आपके पास है इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियोस के अंदर रिमेनिंग के पार्ट हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।